अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ के लिंक अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो नहीं यूट्यूब पे मिल रही तो आप क्या करेंगे, 9th क्लास मैथमेटिक्स पहले ये क्लास का नाम लिखेंगे, देन एक्सरसाइज जौन सी एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, तो जैसे आज की एक्सरसाइज है 3.2, और एंड पे आपने क्या करना है, हमारे चैनल का नाम यूनिक मैथ स्टूडियो लिख देना है। तो इंशाल्लाह टॉप पे हमारी वीडियो आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने वो डिस्कस करने हैं, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ले जाऊंगा तो वहाँ आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ आने वाले। तो ये आदत डाल लें कि एक्सरसाइज से पहले जो इसकी थ्योरी के पॉइंट हैं वो क्लियर करके देन एक्सरसाइज पे हैं, तो इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। आए वो कॉन्सेप्ट कौन से हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है 3.2 बुक पे ये मैंने वही लिया हुआ है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी सेट्स पे ऑपरेशंस कौन से होते हैं, सबसे पहले हमने इनको आगे देखना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप रियल नंबर पे ऑपरेशन लगाते हैं, यानी दो रियल नंबर को ऐड कर देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इसी तरह सेट के भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं, यहाँ इसमें 2 मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो उन ऑपरेशन में से सबसे जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि 2 सेट्स का यूनियन कैसे लिया जाता है। आए स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। तो लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। ए और बी कोई भी 2 सेट हों, सबसे पहले उनको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी से तो ये आप रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब जब 2 सेट का यूनियन लेते हो तो आंसर भी हमारे पास एक सेट आता है। उस सेट में होता क्या है, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए से बिलोंग करते हैं और या बी से, और या फिर दोनों से। एक्चुअली ये कुछ केसेस होते हैं, जैसे ए सबसेट हो गया बी का तो फिर बी वाले आंसर आ जाते हैं, अगर बी सबसेट हुआ ए का तो ए के आंसर आ जाते हैं, लेकिन अगर ही दोनों डिसजॉइंट सेट हैं फिर इन दोनों को मिला के हम लिख देते हैं। और इनको सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली यूँ भी कह सकते हैं, इसको डिफाइन किया हुआ सेट बिल्डर नोटेशन में कि ए यूनियन बी के सेट में ऐसे एक्स एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो ए से होंगे और या फिर बी से होंगे। ये और का सिंबल है। ठीक है, ये एग्जांपल भी देख सकते हैं, ए में अगर 1 2 3 एलिमेंट्स हों, बी में 2 3 4 5 एलिमेंट्स हों, तो अब ये दोनों डिसजॉइंट, इसका मतलब इन दोनों के आएंगे। लेकिन सेट की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ रखा है कि एलिमेंट्स हमने रिपीट नहीं होने देने सेट में। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब 1 इधर से लिखेंगे तो 2 दोनों में एक बार लिख देंगे, 3 दोनों में एक बार लिख देंगे और 4 5 भी लिख देंगे, तो ये ए यूनियन बी का आंसर हो गया। तो अब आपको होपफुली डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंटरसेक्शन है। आपको ये बताता चलूँ कि 10th क्लास में भी ये चीज़ें एज इट इज़ हैं। एक ग्रुप को इस बार यूनियन की डेफिनेशन आई है ऑफ 2 सेट्स, एक को इंटरसेक्शन, तो आपको भी आ सकती हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स, इनके इंटरसेक्शन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन का, वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए से भी बिलोंग करेंगे, एंड वहाँ और है, और का मतलब वहाँ कंडीशनल है, या पहले से या दूसरे से, लेकिन एंड का मतलब है दोनों से ही होंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट से ही होंगे, यानी दोनों में कॉमन होंगे दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, तो सिंबॉलिकली इनको यूँ लिखते हैं या ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो बिलोंग करेंगे एक्स ए से भी और बी से भी। तो ऐसे आप इंटरसेक्शन की डेफिनेशन कर लेंगे, या अगर कोई एग्जांपल ऐड करना चाहें इसी में, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाहूँ इसी एग्जांपल में ऊपर वाली में, तो हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। मैं सेट नहीं लिख रहा, बस आपको बता रहा हूँ। तो 1 इधर है उसमें नहीं है, 2 दोनों में है, ये लिख देंगे, 3 दोनों में है, तो बस इंटरसेक्शन अगर इन दोनों का मैं सेट्स का लेता हूँ तो वो इस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट है डिफरेंस ऑफ 2 सेट। अब इसकी डेफिनेशन तो मेरे ख्याल में नहीं आएगी, लेकिन आपने देखना है ये डिफरेंस लेते कैसे हैं, डिफरेंस होता क्या है। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी में होगा क्या, देखिए स्टूडेंट, जैसे आप कहते हो 5 - 3 करें, आंसर आएगा 2। अब हम ये नंबर तो है नहीं, ये सेट हैं, तो हम सेट ए में से जो बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे उनको क्या करेंगे, उससे बाहर निकाल देंगे, बाकी जो रह जाएंगे पहले सेट में वही डिफरेंस का आंसर आएगा। ठीक है,
अब जैसे a माइनस बी को इस तरह डिफाइन करता है, x एलिमेंट आएंगे सच दैट वो वाले x जो a में होंगे और वो वाले x जो b में नहीं होंगे। इसका मतलब अगर b वाले जो एलिमेंट्स है वो निकाल देंगे तो ऐसे एलिमेंट्स डिफरेंस का आंसर में आएंगे जो b में नहीं होंगे। और b माइनस a में इस तरह उल्टा डिफाइन करेंगे कि b वाले आ जाएंगे, a वाले नहीं आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेट a में है a 1 2 3 4 एंड 5 और सेट b में है 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं a माइनस बी करूँगा तो फिर क्या होगा कि 1 माइनस नहीं हुआ, एज इट इज़ आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 4 एलिमेंट था, ये इस सेट से क्या करेंगे, एक्चुअली जो कॉमन होंगे वो कैंसिल कर देंगे या दूसरे लफ्ज़ों में माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। इस तरह 5 भी था तो वो भी निकाल देंगे। बाकी जो 3 एलिमेंट रह गए ए में वो यहाँ पे आ गए हैं और बी माइनस ए भी इस तरह देख लीजिएगा। आगे हमने देखना है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक्चुअली कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट देखने से पहले हमें एक डेफिनेशन देख के आनी पड़ेगी, वो है यूनिवर्सल सेट। देन ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, एक मिनट, अच्छा तो यूनिवर्सल ऑफ अ सेट क्या होता है पहले ये देख लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आसान लफ्ज़ों में लिखी है, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू। देखें स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल से देखिएगा। एक मेरे पास सेट है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जिसमें नंबर आ रहे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट है ए, और एक सेट में और ले लेता हूँ, यानी मैं जिन सेट को कंसीडर कर रहा हूँ उसकी बात हम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा होता है अंडर कंसीडरेशन, यानी जिन सेट्स की अब बात कर रहे हूँ। इसमें मैं 2 4 6 8 एलिमेंट ले लेता हूँ। अब ये दोनों सेट के एलिमेंट मैं एक ही सेट के अंदर डाल दूँ तो वो स्टूडेंट्स बन जाएगा इनका यूनिवर्सल सेट। जैसे 1 भी आ गया है, 2 3 4 6 8, एक्चुअली दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि इनका यूनियन किया है, इकट्ठा किया है, तो एक बड़ा सेट बन गया है यूनिवर्सल सेट यू। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट। अब हमने कंसीडर किया है इन दो सेट को, ये अंडर कंसीडरेशन हमारे ये 2 सेट हैं। अब इन दोनों सेट के एलिमेंट इस एक यूनिवर्सल सेट में हैं, तो अगर आपको ये नहीं भी दिया जाता आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आए, अगर आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी तो डिफरेंस आइए और कंप्लीमेंट ऑफ सेट आइए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय, ए के ऊपर ये प्राइम लगा दें या ए के ऊपर एक छोटा सा सी पावर में लिख दें, ये दोनों ही कंप्लीमेंट को शो करते हैं। रिलेटिव टू यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट, यानी उनके कंप्लीमेंट का आंसर वो एक सेट होगा जिसमें यू के एलिमेंट आएंगे और ए के नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स सिंपली आप क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट को यूँ डिफाइन करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स माइनस करेंगे, तो फिर ज़हरी बात है हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इसमें ऐसे एक्स एलिमेंट आएंगे सच दैट वो वाले एक्स जो यू से तो बिलोंग करेंगे एंड वो वाले एक्स जो नहीं बिलोंग करेंगे ए से। इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो माइनस करना तो मैंने सिखा दिया है, तो यूनिवर्सल में से ए के माइनस कर दें, बस वो कंप्लीमेंट का आंसर ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये आपने ज़ुबानी याद भी करनी है, आगे रिव्यू में क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको कहा जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये सारी प्रूव करें। तो अगर आपने याद कर रखी होंगी तो आप बिल्कुल प्रूव कर देंगे, अदरवाइज आप देखते रहेंगे कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी 2 सेट का यूनियन लें तो उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपने याद रखनी है। हमने रियल नंबर में भी चैप्टर 1 में याद की थी, लेकिन वो नंबर की थी, अब इधर सेट्स की है। तो अगर ए यूनियन बी करें उसका आंसर इक्वल आना चाहिए बी यूनियन ए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सिमिलरली इंटरसेक्शन में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली इनकी ये प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और आंसर स्टिल इक्वल आएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले आप पता क्या करेंगे, चलें मैं आपको बताता हूँ इधर याद करने का तरीका। आप सपोज करें ये ब्रैकेट्स नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर तो ब्रैकेट्स इधर हैं, ठीक है, ये 3 सेट आप यूनियन के साथ लिखेंगे, आप क्या करेंगे अगले वाले दोनों पे ब्रैकेट्स लगा देंगे, सही है, और उस साइड पे जब जाएंगे तो वो पहले दोनों पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब ब्रैकेट्स का स्टूडेंट मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आप इन 2 सेट का पहले यूनियन लेंगे, उनका जो आंसर आएगा उनका यूनियन ए के साथ लेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड राइट साइड पे देखें तो ए और बी का पहले यूनियन लेके जो सी सेट है उसके साथ फिर भी यूनियन लें तो दोनों साइडों का आंसर इक्वल होगा।
इस तरह इंटरसेक्शन में देखिएगा तो बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन की है, यानी पहले यूनियन की बात करें, ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है ब्रैकेट्स के अंदर दो सेट का इंटरसेक्शन। अब ये आप याद कैसे करेंगे? जैसे कि मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ ये 2 को मल्टीप्लाई आपने करवाना है x+4। आप क्या करते हैं, पहले 2 को ये मल्टीप्लाई के मैं साइन भी बना लेता हूँ। आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं x के साथ, फिर प्लस लगा देते हैं बीच वाला साइन, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हो, यानी उधर मल्टीप्लाई था तो इधर यूनियन है। पहले हम a का यूनियन ले लेंगे इस सेट b के साथ, यही लिखा हुआ है ना इधर a यूनियन b ब्रैकेट्स में। फिर ये इधर बीच में प्लस था, हमने प्लस लगाया, हाँ प्लस नहीं बल्कि इंटरसेक्शन लगाएंगे। फिर a का यूनियन इस सेट c के साथ, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का मतलब ब्रैकेट के अंदर दो सेट का यूनियन करके। ये भी ऐसे ही है, पहले a का इंटरसेक्शन b के साथ करेंगे, देन यूनियन a का इंटरसेक्शन c के साथ करेंगे। ये इसकी राइट साइड है। डी मॉर्गन लॉज क्या होते हैं, ये मैं अलग से करवाता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट आता है। आए हम अब डी मॉर्गन लॉज को देखते हैं। स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन लॉज की स्टेटमेंट आपने ऐसे याद रखनी है, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, स्टेट डी मॉर्गन लॉज। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ये आप कह सकते हैं कि ए और बी यूनिवर्सल के तो सब सेट ही होंगे ना, वो बड़ा सेट होता है। देन फिर जो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब दोनों का कंप्लीमेंट लग कर दें और यूनियन जो है वो स्टूडेंट्स किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, और ये जो इंटरसेक्शन है ये इस साइड पे आके यूनियन में चेंज हो जाएगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, ये डी मॉर्गन लॉज हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने वेन डायग्राम बनाना है, उनके लिए ये सेट्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होगा। वहाँ पे 2 केसेस हमारे पास आएंगे, इसलिए ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। डिसजॉइंट सेट्स, इस साइड पे हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, और इधर ओवरलैपिंग सेट्स को हम देख रहे हैं। तो डेफिनेशन है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज एम्प्टी, या आप स्टूडेंट्स इस तरह कह सकते हो, 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, आपकी बुक में शायद इस तरह लिखी हो। ऑन द अदर हैंड ओवरलैपिंग है, 2 सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट इफ देयर इज एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट्स, और ये एक दूसरे का सबसेट भी ना हो। मैथमेटिकली हमने अभी इधर क्या बोला है डिसजॉइंट में कि कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम इंटरसेक्शन से कॉमन शो करवाते हैं ना, तो वो एम्प्टी आना चाहिए, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। और इधर उनका इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन होना चाहिए, यानी एम्प्टी नहीं होने चाहिए, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जैसे ए सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 5 6 हैं, कुछ कॉमन नज़र ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेकिन इधर एल सेट है 2 3 4 5 6, और एम सेट है 5 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो ये 5 6 इधर भी है, 5 6 इधर भी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो इसका मतलब है एल और एम ओवरलैपिंग सेट्स हैं। और वेन डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक इंग्लिश यानी इंग्लिस्तान का लॉजिशियन लॉजिक स्पेस में वर्क है। लॉजिक्स क्या होता है आप चैप्टर 8 में जाके देखेंगे, तो ये एक मैथ की पूरी ब्रांच ही होती है, ठीक है। और मैथमेटिशियन भी था जॉन वैन, जिसने ये वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो आप डायग्रामेटिकली जो ऑपरेशंस हैं या कुछ रूल्स हैं जो अभी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी उनको प्रूव करते हैं। उसमें होता क्या है, एक रेक्टेंगल स्टूडेंट्स यूज़ होती है किसके लिए, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी अगर हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना तो आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल उधर बना दिया करेंगे, जैसे ये मैंने बनाई है। और सर्कल आर यूज टू रिप्रेजेंट सब सेट, बाकी जो सेट होंगे वो क्या होंगे, इससे ये तो यू को रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट को, बाकी आप अंदर इसके एक सर्कल बनाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट किया करेगा, बाकी जो सेट दिए हुए हैं वो इसके सब सेट होंगे। अच्छा, अब तो डिसजॉइंट सेट हैं तो ये सर्कल आ जाएंगे स्टूडेंट लहदा, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, इसलिए वो समझना ज़रूरी था। लेकिन अगर ओवरलैपिंग सेट है तो आप क्या करेंगे, उनके बीच में कॉमन एरिया रखेंगे, क्योंकि उनमें एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो ये बस आपने केस देखना होता है कि आपने जब वेन डायग्राम बनाना है तो उसमें जो सेट्स हैं ए और बी वो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। तो ये थी स्टूडेंट्स थ्योरी। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू जिसमें है x एलिमेंट
सच दैट। देखो स्टूडेंट्स, ये जो सच दैट है ना, ये आप एक लाइन भी लगा सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, ये कॉलन लगा सकते हो, यानी दो डॉट लगा दें। तो इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा, सच दैट वो मल्टीपल हैं टू के, और वो जो एक्स एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर होंगे जीरो से। यानी इस कंडीशन को अगर इस तरह पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ा जा रहा है, वो जो एक्स एलिमेंट होंगे वो जीरो से बड़े होंगे। यानी टू का जो टेबल आपने पढ़ना है वो क्या है, जीरो से बड़ा होना चाहिए लेकिन 30 के इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। और जो सेट ए है हमारे पास, उसमें एक्स एलिमेंट होंगे लेकिन वो क्या होंगे, 6 के मल्टीपल। और जो बी सेट है उसमें 8 के मल्टीपल होंगे। उसका क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी इसके पार्ट नंबर 1 में वो हमसे पूछता है कि लिस्ट बनाएं ए और बी सेट की टेबुलर फॉर्म में। तो मैं आंसर करने जा रहा हूँ उसके पार्ट नंबर 1 का, हमने टेबुलर फॉर्म में। लेकिन स्टूडेंट्स उसने ए और बी का पूछा है तो मैं क्या करूँगा, मैं साथ यू का भी बताऊँगा, क्योंकि अगर आप यू का नहीं बताओगे तो ए और बी को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। आए पहले यू की टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसे सेट्स जो ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स या ब्रेसिस ब्रैकेट में आए और कॉमा लगा के सेपरेट किया जाए। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट यू की हम जो है वो टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स उसने बताया है कि 2 के मल्टीपल आएंगे, तो 2 का मल्टीपल है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितने लिखेंगे 30 तक, देन 6, देन 8। अब सारे लिखना ज़रूरी नहीं है, को 3 4 लिख के आप आगे डॉट डॉट लगा देंगे, जिनका ये मतलब होगा कि एलिमेंट्स आगे जा रहे हैं, और कॉमा लगा के एंड वाले फिर 2 हम लिख लेते हैं 28, और एंड पे 30 के इक्वल था या उससे लेस, तो 30 लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसके लिखने का ये मकसद है, यहाँ उसने लिमिट नहीं दी हुई, 6 के मल्टीपल कह दिए लेकिन कितने ये नहीं बताया। लेकिन अभी यूनिवर्सल सेट की हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, उसमें हमने देखा है कि बाकी जो सेट होते हैं वो इसके सब सेट होते हैं। इनका मतलब है अगर बेशक 6 का टेबल ही हमने लिखना है ए में, लेकिन वो 30 से आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो 6 का टेबल लिखना है उन्हें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, और देन 6 5 ज़ा 30, और आगे मैं लिखूंगा तो वो 36 है, वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाएगा, हमने बड़ा होने नहीं देना। तो बेशक उसने कंडीशन मेंशन नहीं की लेकिन हमें आइडिया है तो वो हमने गलत नहीं करना उसको। आगे बी है हमारे पास, बी सेट है 8 का मल्टीपल। इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 के मल्टीपल लिखेंगे लेकिन 30 से हमने आगे नहीं जाने देना। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, और 8 4 ज़ा स्टूडेंट 32 होता है, लेकिन हमने 30 से आगे नहीं जाना। उम्मीद करता हूँ ये आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, इधर ए देन इंटरसेक्शन बी। आप ऐसे ही क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। पहले ए है तो ए का सेट लिख देंगे। अब ए के सेट में एलिमेंट्स थे 6 12 18 24 और एंड पे है 30। नेक्स्ट इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, और सेट बी है तो बी में है 3 एलिमेंट्स 8 16 और एक 24, और एंड पे ब्रैकेट लगा देंगे। मेरे ख्याल में ये मर्ज हो रही हैं, 1 मिनट। तो ये मैंने इनको लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन की हम डेफिनेशन अभी स्टडी करके आए हैं कि हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं इंटरसेक्शन के सेट में जो दोनों में कॉमन हो। अब 6 तो कॉमन है नहीं, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, और फिर कॉमन क्या है, तो वो स्टूडेंट 24 आप देख सकते हो, इधर भी है 24, इधर भी है। तो इंटरसेक्शन में फिर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 24। एक ही एलिमेंट आया है 24, आप लिख सकते हो और करली ब्रैकेट के अंदर लिख के इसको क्लोज कर देंगे। तो ये था स्टूडेंट पार्ट 3। अब हम देखते हैं, पार्ट 2 था ये, पार्ट 3 को देखते हैं। तो पार्ट 3 स्टूडेंट्स आप ऊपर अगर स्टेटमेंट रीड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ड्रा अ वेन डायग्राम। अब स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब उसने किस चीज़ का वेन डायग्राम पूछा हुआ है, तो वो एक्चुअली इन तीनों सेट्स का है। ऐसा नहीं आप करेंगे कि आप इसका इंटरसेक्शन मेंशन कर दें या यूनियन, तो सिंपल आपने तीनों सेट को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। अभी मैं आपके बता के आया था कि आपने एक रेक्टेंगल लेनी है जो यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेगी, और उसके अंदर जो सर्कल हैं वो उसके सबसेट होंगे। तो हमें 2 सबसेट ए और बी चाहिए और एक रेक्टेंगल। तो मैं ये लेके आता हूँ, आप भी ड्रा कर सकते हो स्केल से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेक्टेंगल है जो यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिख देंगे
और उनके अंदर सर्कल आप कंपल से ड्रा कर लें या फिर हैंड गैस कर लें, लेकिन कंपल से ड्रा करेंगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल आपके ये अच्छे सर्कल बनेंगे। इस तरह ये भी, तो इसका नाम ए रख लें, इसका बी। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले जो पोर्शन आप देखेंगे वो ये कॉमन वाला है। अब ए और बी का ये कॉमन पोर्शन ये बन रहा है ना, आप इसमें क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स लिख देंगे जो ए और बी में दोनों में कॉमन है। तो कॉमन इंटरसेक्शन से शो होता है, हमारा इंटरसेक्शन का जो है वो आंसर शो कर रहा है 24। हम तो कॉमन पोर्शन है इसमें क्या लिख देंगे, 24। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं सेट ए में, देखें जाके जो सेट ए है उसके हिस्से का 24 जो है वो हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका 24 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ये सेट ए इतना था ना उसके अंदर लिखा जा चुका है, बेशक वो कॉमन पोर्शन ही है। 24 के अलावा उसके नंबर हैं 6, 12, उसके अंदर लिख दें कहीं पे भी। जैसे मैं 6 यहाँ लिख देता हूँ, ओके, 12 इधर लिख देता हूँ और 18 यहाँ पे लिख देता हूँ और 30 यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब है ए के पांचों एलिमेंट्स जो हैं जो वो सेट ए के अंदर ही हैं, आप देख सकते हो। बस ये कॉमन था ए और बी में। और अब हम बी की बात करेंगे तो बी का जो स्टूडेंट 24 है वो बी के अंदर है। ये देखें, ये जो पोर्शन था ये बी के अंदर भी आ रहा है, ए के अंदर भी। तो अब बी का जो 24 है वो दोबारा नहीं हम लिखेंगे बल्कि 8 और 16 लिख देते हैं। मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ और यहाँ 16 लिख देता हूँ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्सल सेट तो एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये रेक्टेंगल के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे ये कि ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं यूनिवर्सल के ये दोबारा नहीं लिखेंगे। अब यूनिवर्सल में 2 का टेबल पड़ा है तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट लेते हैं। क्या 2 पहले लिखा हुआ है? नहीं, तो आप बाहर लिख देंगे कहीं भी। चलो मैं 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट 4, तो 4 भी स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ, आप नीचे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 6 वो लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। फिर 8 इधर लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा हुआ, लिख सकते हैं इधर। उसके बाद 12 लिखा हुआ है, 14 नहीं लिखा हुआ, लिख देता हूँ। 16 ये लिखा हुआ, नहीं लिखूँगा। 18 ये लिखा हुआ है। 20 नहीं लिखा हुआ तो वो लिख देते हैं। 22 नहीं लिखा हुआ, लिख देते हैं। 24 ये देखें ये कॉमन में लिखा हुआ है। 26 नहीं लिखा हुआ, लिख देते हैं। और देन 28 भी नहीं लिखा हुआ, वो भी लिख देते हैं। और एंड पे आता है 30 ये लिखा हुआ है, वो नहीं लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वेन डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। लेट u इज इक्वल टू एक्स साइड दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल 150। तो स्टूडेंट्स इंटीजर जो हैं वो हमें पता है। इंटीजर्स वैसे तो बेसिकली जी से रिप्रेजेंट होते हैं और इनमें आते हैं 0 और प्लस माइनस वाले सारे एलिमेंट, लेकिन यहाँ इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमें बता रहा है ऐसे एक्स एलिमेंट आएंगे जो 0 से बड़े होंगे और 0 से बड़ा 1 से स्टार्ट लेते हैं और जो लेस होंगे या इक्वल होंगे 150 के। तो इतने इंटीजर हमने लिखने यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे और जो 2 की पावर m में आएंगे। अब m की आगे डिटेल दी जा रही है, वो कोई इंटीजर होगा। अब इंटीजर और कितना, कौन सा इंटीजर जो 0 के इक्वल हो और लेस और इक्वल हो 12। ओके, कितने इंटीजर लेने हैं, 0 के इक्वल या फिर 12 के इक्वल यानी उससे लेस भी। तो 0 से लेकर 12 तक हमने इंटीजर्स लेने हैं। और स्टूडेंट्स एच एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऐसे एक्स एलिमेंट हैं जो स्केयर हैं यानी परफेक्ट स्केयर हैं। जैसे 4 एक परफेक्ट स्केयर है 2 का, 9 परफेक्ट स्केयर है 3 का। ठीक है, तो अब उसका क्वेश्चन क्या है, ये तो उसने डाटा बताया है हमें। उसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन है नंबर 1 लिस्ट ऑल द सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, नंबर 2 फाइंड यूनियन ऑफ जी एंड एच एंड नंबर 3 फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ जी एंड एच। आए स्टूडेंट्स उसको आंसर करते हैं। सोल्यूशन लिखा हुआ मैंने, अब मैं पार्ट 1 का पहले सोल्यूशन बताता हूँ। पार्ट 1 में उसने क्या पूछा हुआ है हमसे, उसने पूछा है कि हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसने जी और एच का पूछा, लेकिन पहले की तरह मैं पहले यू बताऊंगा क्योंकि यू पे डिपेंड करता है। वो यूनिवर्सल सेट है, वो सारे एलिमेंट्स सब सेट्स के उसके अंदर हैं, तो हमने
यूनिवर्सल सेट से उनको बड़ा नहीं होने देना, इसलिए आप पहले यू लिखेंगे, बेशक उसने पूछा नहीं हुआ। यू में क्या उसने बताया, इंटीजर होंगे 0 से बड़े, तो 0 से बड़ा इंटीजर स्टूडेंट्स 1 होता है, ठीक है। फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5। अब क्या आप ये 150 तक लिखते जाओगे? तो नहीं, आप डॉट डॉट लगा दोगे। पैटर्न हमें समझ आ गई है कि 1 से स्टार्ट ले रहे हैं और 150 तक ये कंटिन्यू है इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा। अब हम जी की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जी जो सेट है हमारे पास, उसमें ऐसे एलिमेंट्स आने हैं जो 2 की पावर m में लिखे जाए, और m क्या उसने बताया है, जिसकी पहली पावर 0। तो 2 की पावर 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 पावर 3 करेंगे तो 8, फिर 16, अगली पावर करेंगे 32, और फिर 64 आंसर आएगा, ठीक है। ये 5 पावर पे 6 करोगे तो 128, आगे 256। लेकिन याद रखिएगा हमने यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं होने देना, तो हम अगली पावर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ये हमें कैसे पता चला है, तो ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट से पता चला है कि हम आगे नहीं लिखेंगे। आगे स्टूडेंट्स एच की बात करते हैं। तो एच में आएंगे एलिमेंट्स, उसने बताया हुआ है ऐसे एलिमेंट जो परफेक्ट स्क्वायर हों। अब 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आगे 4 के बाद आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 36 के बाद 49, ये लिख लें थोड़े से ज़्यादा, और 64 8 का, और 9 का 81, 10 का 100, ओके, 11 का 121, 12 144, लेकिन 13 का लिखेंगे तो वो 169 है, वो आपके यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाएगा, इसलिए इतने ही हमने लिखने हैं। अब ये तो स्टूडेंट हो गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, तो 2 सेट का जी और एच का यूनियन फाइंड करना है। तो वो हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं, जी यूनियन एच। हम क्या करेंगे, पहले सेट जी लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले सेट जी था तो हमने जी का सेट लिखा, देन यूनियन था यूनियन लगाया, आगे एच है तो एच में ये देखें 1 4 9 ये सारे एलिमेंट्स रिप्लेस कर दिए। अब जो यूनियन में हमने देखा है वो उसमें ऐसे एलिमेंट्स आंसर होते हैं जो दोनों सेट के हों। अब हम मिला के लिखते जाएंगे यूनियन में, 1 इधर से आ जाएगा, ओके। अब जो 2 है वो इसमें है तो वो लिख देंगे, 4 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। 4 के बाद छोटा एलिमेंट्स आगे 9 इधर है वो लिख देंगे, और 16 दोनों में है वो लिख देंगे, और इधर 25 है वो लिख देंगे। 25 के बाद इधर 36 है, लेकिन इधर 32 भी है वो भी आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, 36 के बाद 49 आ जाएगा, इधर 64 है लेकिन उससे पहले इधर भी 64 है, कॉमन है, 2 बार आया है तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। और इधर 128 है, ये तो बड़ा नंबर है, आगे इसके आगे इधर आ रहे हैं 81, फिर 100 के बाद 121, और उधर से अब 128 आ जाएगा पहले सेट से। अब इसमें एक और भी है वो 144। तो स्टूडेंट्स यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स आंसर आ जाएंगे। अब थर्ड में हम इंटरसेक्शन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, प्लीज़ वो करेक्ट कर लीजिएगा। जब हम 2 की पावर 0 नहीं, बल्कि ठीक है 2 की पावर हम 0 करते हैं तो आंसर हमें क्या आता है, 1, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है किसी भी नंबर की पावर 0 हो आंसर 1 आता है। तो 2 की पावर हमने 0 के इक्वल यानी स्टार्ट करनी थी, तो वो ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट इंटरसेक्शन देख रहे थे, तो ये लिखने से पहले मैंने सोचा कि ये टाइप ही कर लेता हूँ, ये ज़्यादा इजी था मेरे लिए। तो ये पहले जी सेट मैंने सारा लिखा, आप जी यहाँ से फिर आगे देख सकते हो, उसमें है 1 2 4, यहाँ एक्चुअली मैंने मिस्टेक की है, 1 2 4, एक मिनट, इस वाले 2 को हमने क्या बनाना है,
1 1 फिर 2, ओके 1 2 4, ये मेरे ख्याल में 2 की पावर्स आ रही है ना, तो ये दोबारा देख लीजिए जी में 1 2 4 8, तो ये 2 की पावर्स आ रही हैं, यानी 0 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 पावर करेंगे 2 की तो 2, स्केयर लेंगे 4, 3 पावर करेंगे 8 16, ये 2 की पावर्स हैं। और ये स्टूडेंट हैं परफेक्ट स्केयर 1 2 4 9 16 25 36 49 64 81। अब हमने इनका एक्चुअली फाइंड करना है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स आंसर आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। आए अब हम कॉमन देखते हैं। स्टूडेंट्स 2 इधर भी आपको नज़र आ रहा है, 2 इधर भी नज़र आ रहा है, 4 है, ओके पहले हम ये इधर मेंशन कर लेते हैं फिर लिखते हैं। और 16 इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है। देन 64 आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा, यहाँ पे भी नज़र आएगा, और इसके अलावा कोई एलिमेंट आपको नज़र नहीं आने वाला। अब इनको मैं लिख लेता हूँ 2 4, और उसके बाद है स्टूडेंट 16 और देन 64। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें हमने फाइंड करना है एक सेट पी दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। कौन से प्राइम नंबर्स? जो 0 से बड़े होंगे लेकिन 20 के या तो इक्वल या उससे लेस होंगे, और क्यू हैं 2 10 के डिवाइज़र, यानी ऐसे नंबर जो 210 को डिवाइड करें, एग्जैक्टली डिविजिबल हों, लेकिन कितने डिवाइज़र? वो वाले जो एक्स एलिमेंट होंगे, डिवाइज़र होंगे 210 के, वो 0 से बड़े होने चाहिए और 20 के या तो इक्वल हों और या उससे लेस हों। आए ये पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, देन जाके हम इनका यूनियन और इंटरसेक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पी सेट लिखता हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 2 से, क्योंकि हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसे नंबर जिनके 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र हों, 1 का एक ही डिवाइज़र है, वो प्राइम नंबर नहीं होता। 2, फिर आ जाता है स्टूडेंट 3, फिर आ जाता है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और फिर आ जाता है 17, फिर आ जाता है 19, और आगे आता है स्टूडेंट 23, लेकिन उसने कंडीशन लगाई थी कि 20 से या इक्वल हो सकते हैं या इससे लेस, तो 20 से इक्वल या लेस यही प्राइम नंबर पॉसिबल हैं। और सेट क्यू हमने बनाना है। सेट क्यू में है स्टूडेंट्स 2 10 के डिवाइज़र, लेकिन जो 0 से बड़े हों और 20 से छोटे हों, तो 0 और 20 के दरमियान में इसके जो डिवाइज़र हैं वो ये वाले हैं। 1 पे डिवाइड हर नंबर होता है, ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, ओके। 3 पे इसको चेक कर लेते हैं, ये को मैं इसको देखता हूँ, आप कैलकुलेटर से देख लेंगे ना, अगर पॉइंट में आंसर ना आया तो 3 7 21 और आगे 0, 70 आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब है ये परफेक्ट, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 3 भी इसका डिवाइज़र हुआ। अपने कैलकुलेटर पे चेक करते जाएंगे, 4 पे डिवाइड नहीं हुआ, ओके डेल कर दें, ठीक है। अब 2 10 को स्टूडेंट्स आप डिवाइड करवाएंगे 6 पे और 5 पे तो हो जाना है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड पे 0 हो गया, तो 5 तो हो जाओ, मैं लिख लूँगा। 6 पे चेक करवाता हूँ आपको, ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा डिवाइडेड बाय 6, यस, तो 5 और 6 मैं लिख सकता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 5 पे भी डिवाइड हुआ है, 6 पे भी डिवाइड हुआ है, और 7 पे भी हो जाएगा, क्योंकि 7 3 30 आ जाएगा ना, 7 पे भी डिवाइड इसने हो जाना है। और नेक्स्ट मेरे ख्याल में 9 8 9 पे नहीं होगा, 10 पे होगा, आपको दिखा भी देता हूँ। आप 7 पे इसको चेक कर लेंगे, 7 पे हाँ वो तो हमने लिख लिया है। आगे 8, इसको डेल करके 8 पे चेक करें, नहीं हो रहा। इस तरह 9 पे भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होगा ये 10 पे, तो 10 लिख लें, और उसके आगे स्टूडेंट चेक करते जाएंगे, 14 15 में भी हो जाएगा। और नेक्स्ट 21 है इसका डिवाइज़र, लेकिन उसने बोला था 20 के इक्वल हो सकते हैं या लेस, तो 21 आप नहीं लिखेंगे, तो ये सेट क्यू बन जाएगा। अब टेबुलर फॉर्म तो हमने बना ली है, लेकिन पार्ट 1 में हमने करना क्या है? पार्ट 1 में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है सेट पी और क्यू का, तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है,
ये इंटरसेक्शन हम फाइंड करके देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q। ओके, अब P पहले आया है तो पहले P का आप सेट लिख लेंगे। P का सेट आप देखिए तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने P का सारा सेट लिखा, इंटरसेक्शन लगाया, फिर Q लिखा। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन के आंसर में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते होते हैं, तो कॉमन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। ये देखें 2, 3, 5, 7। अब 11 उसमें, 10 इसमें नहीं, 13, 14 है उधर, 17, 15। यानी ये जो एलिमेंट्स है ये कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन के आंसर में आ जाएंगे। एक आया है 2, एक आया है 3, एक आया है 5 और एक आया है 7। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसका देखते हैं स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे उसको बताएंगे, और सॉरी यूनियन, P यूनियन Q। ओके, तो पहले आप P का सेट लिखेंगे, उसी तरह ही सारा। अगर आपका खुद लिख लीजिएगा। देखिए आपने करना क्या है, ये सारा P का सेट लिख के उसका यूनियन ले लेना है, फिर Q का सारा सेट आपने दोबारा लिखना है मैं आपको कह रहा हूँ। अब नीचे ही आप इसके नीचे को लगाएंगे, लेकिन वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। हम करेंगे क्या, ऊपर लिखे हुए हैं, चलो हम सपोज कर लेते हैं इधर यूनियन ही है। आप एक सिरे से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे छोटा नंबर 1 है, फिर 2 दोनों में आया हुआ एक बार लिख लें, फिर 3 भी आया हुआ है। अब 4 दोनों में नहीं है, नेक्स्ट क्या है 5 है, 6 उसमें है तो वो लिख लेंगे, 7 दोनों में है तो एक बार लिख लेंगे। आगे एक में 10 है, एक में 11 है, तो दोनों में 10 भी लिख लें, 11 भी लिख लें। इधर 14 है, उधर 13 है, तो 13 पहले लिख लें, फिर 14 है, 14 के बाद इधर 15 है, उधर बेशक 17 है, 15 लिख लें, फिर आप लिखेंगे 17, फिर आप लिखेंगे 19। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये जो आपने लिखा है इसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट आ गए हैं। ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट समझ लीजिए। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या वेरीफाई करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। किस किस की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनियन और फिर इंटरसेक्शन। यानी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वेरीफाई करना है। उनके लिए जो सेट्स दिए हुए हैं वो नीचे दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी सेट है 4 6 8 10। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने आपको बताई थी। उनमें से जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की होती है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होती है 2 सेट के लिए है, तो वो समझ लीजिए पहले। अगर आपको याद ही नहीं होगी तो आप प्रूव कैसे करेंगे, तो पहले तो आपने याद करनी है। वो होती है ए यूनियन बी। हमारे पास ए और बी सेट्स है ना, उसका आंसर इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये यूनियन की है। अब ये स्टूडेंट्स हमने करनी है वेरीफाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, उसको सोल्व करके देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे पास है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब नीचे इनके वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, और देन आप यूनियन का साइन लगाएंगे, देन सेट बी लिखेंगे, और बी में है 4 6 8 और 10। ठीक है, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये इसमें आ गई। अब यूनियन में हम करते क्या हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट मिला के लिख देते हैं। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पहले 5 तो पहले सेट में है ना, अब इसका 4 आ गया, आगे 6 लिख दोगे, 8 लिख दोगे और 10 लिख दोगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। अगर तो राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आ गया तो फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए। तो पहले बी आया है तो मैंने बी सेट की वैल्यू डाल दी है 4 6 8 10, और देन यूनियन है तो यूनियन का साइन लिखेंगे, देन ए है तो ए का सेट लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने लेना है यूनियन। अब यूनियन में फिर क्या होगा कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो मैं इनको मिला के लिख देता हूँ।
तो जब हमने यूनियन लिया हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5, ये पहले सेट के थे। अब दूसरे का 4 ऑलरेडी आ गया था तो आगे 6 8 10 मैंने लिख दिया। तो यहाँ से आप ये बात देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड का आंसर था वही राइट का, तो आप नीचे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से आप ये रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर इसका 1 का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसके पास हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम सेट लिख लेते हैं। सेट ए में अभी हमने देखा था एलिमेंट्स हैं पिछले पेज में 1 2 3, ठीक है, 4 और 5। देन हम क्या लगाएंगे इंटरसेक्शन, और अगले सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4, देन है 6 8 और 10। सही है। अब इंटरसेक्शन का दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है उसमें जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो स्टूडेंट्स कॉमन, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक 4 ही है, हम 4 लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड का तो ये आंसर है। अब राइट साइड में देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, हम बी इंटरसेक्शन ए कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि बी का सेट हम पहले लिख देंगे। बी के सेट में नंबर है 4 6 8 और देन है 10। ठीक है, ये हमारे पास बी सेट है, इसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है ए सेट के साथ जिसमें है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में फिर आते हैं कॉमन एलिमेंट। तो आप कॉमन देख सकते हो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे भी एक 4 एलिमेंट मिलेगा और एक यहाँ पे 4 मिलेगा, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 4। अब आपने यहाँ पे रियलाइज़ किया होगा कि लेफ्ट साइड का भी आंसर 4 है, राइट का भी। सो एंड पे हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का। इसमें भी दो सेट दिए हुए हैं नेचुरल नंबर ऑफ इंटीजर, क्योंकि एन से नेचुरल नंबर होता है। तो अगर आप कहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो हम इनके सेट भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर का सेट जो है ये 1 से स्टार्ट लेता है, देन इसमें पॉजिटिव नंबर आते जाते हैं 2 3 4 काफ़ी हैं। इतने लिखने के बाद आगे आप डॉट डॉट लगा देंगे और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। और जो इंटीजर का सेट होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3, इस तरह प्लस माइनस के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आते जाते हैं। आगे सो ऑन करके आप ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अभी मैं आपको बता गया हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एक सेट को पहले लिख दो यूनियन, फिर दूसरे को लिख दो इज इक्वल टू, फिर दूसरे वाला पहले लिख दो। अब यहाँ पे सेट ए भी नहीं है तो इससे आपने कन्फ्यूज नहीं होना। एक एन है एक जी है, तो एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन, आपने ये प्रूव करवाना है। लेफ्ट साइड मैंने ले ली है जो कि है एन यूनियन जी। अब एन स्टूडेंट्स जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। आप लिख देंगे इसमें एंट्रीज 1 2 और देन 3 और आगे सो ऑन कर देंगे, इतनी एंट्रीज काफ़ी हैं। ठीक है, फिर यूनियन का आप साइन डालेंगे और देन आप इंटीजर लिखेंगे 0 +- 1 +- 2, सही है, और नेक्स्ट +- 3 लिख के आगे आप इसको कंटिन्यू कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यूनियन में स्टूडेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट्स, इसका मतलब है 0 भी आएगा, इधर प्लस वाला 1 है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमने दोनों को लिखने, उधर माइनस वाला भी 1 है तो हम +- 1 लिख लेते हैं। फिर प्लस वाला 2 इधर का आ गया और माइनस वाला 2 उधर का आ गया, दोनों को मिला दिया। इस तरह +- 3, तो प्लस माइनस वाले सारे ही यूनियन में आंसर आते जाएंगे। तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास जी यूनियन एन, सही है। अब हम दोनों साइड्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करी हैं। जी जो हमारे पास था वो 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। देन यूनियन था तो हम यूनियन लिखेंगे, फिर एन साइड था तो नेचुरल नंबर का सेट हमने लिख दिया। अब यूनियन में दोनों के आने चाहिए, तो अगर मैं ये +- वाला लिख दूँ ये खुद तो आ ही जाएंगे, लेकिन इसमें 1 2 3 वो भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही इसका आंसर, आपने दोनों में
देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है, सो एंड पे आप कह सकते हो सो नीचे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड पे आपने ये रिजल्ट लाजमी लिखना होता है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लिख लें या हैंड्स लिख लें, इनका एक ही मतलब है, ठीक है। यहाँ से ये हमने प्रूव करवा दिया। अब इसी के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जगह नहीं थी। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती है एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व। तो राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, तो वो है हमारे पास n और देन इंटरसेक्शन z। आप वैल्यूज़ डाल देंगे। n हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें वैल्यूज़ हमने ली हैं 1 2 3, ये 3 4 नंबर लेके आ गया, आपने सोन कर देना, कंटिन्यू कर देना है। और देन इंटरसेक्शन का साइन, फिर सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें आ जाएगा 0 भी, प्लस और माइनस का 1, प्लस और -2, ठीक है, प्लस और -3 और अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स अब वो होंगे जो दोनों सेट्स में होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा इधर आइडेंटिफाई करें तो ये प्लस का 1 है, इधर हम सिर्फ प्लस वाला 1 ही लेंगे, प्लस वाला 2 लेंगे और प्लस वाला 3, क्योंकि वो सारे प्लस वाले इधर भी हैं। तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएंगे। ये सिर्फ प्लस वाले नंबर 1 2 3 आगे सो ऑन कर देंगे, तो ये इंटरसेक्शन का हमारे पास आंसर आ जाए। अब स्टूडेंट्स राइट साइड देखेंगे जिसमें है जी इंटरसेक्शन एन। तो पहले जी साइड लिखेंगे इंटीजर्स का, देन इंटरसेक्शन और देन नेचुरल नंबर। अब फिर आप कॉमन देखोगे तो वही पॉजिटिव वाले ही आएंगे, क्योंकि ये सेट ही आगे पीछे हुआ है ना, लेकिन स्टिल अभी जो कॉमन है दोनों वो 1 2 3 यानी सारे पॉजिटिव नंबर इस तरह आते जाएंगे। आगे आप सो कंटिन्यू कर देंगे। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो स्टूडेंट्स इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इनके लिए समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को समझ लीजिएगा। पहले स्टेटमेंट को, सेट ए है हमारे पास जिसमें वो बता रहा है कि एक्स एलिमेंट्स हैं, आगे एक्स की डिटेल है सच दैट लगा के, वो जो एक्स होंगे वो रियल नंबर हैं और आगे रियल नंबर कितने हैं वो बता रहा है। एंड वो जो एक्स एलिमेंट्स होंगे वो या तो ग्रेटर हैं 0 से या इक्वल हैं। इसका मतलब वो सारे रियल नंबर इस सेट में आ गए हैं जो या 0 हैं या ग्रेटर 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन जब आप सेट बी को देखेंगे तो स्टूडेंट इसमें पूरे के पूरे रियल नंबर हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव या 0 हो सकता है रियल नंबर, इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव सारे आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं इनको। सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले लिख लेनी है कि वो ए यूनियन बी वो इक्वल होती है बी यूनियन ए। सही है। सबसे पहले आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, अगर आपने याद करी होगी। देन हम इसके प्रूफ की तरफ जाएं तो पहले हमें लेनी होगी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में है क्या, तो वो है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। आप ए यूनियन बी लिखेंगे। अब ए सेट में क्या है, ए में आप वही लिख देंगे इस तरह, सेट बिल्डर नोटेशन। तो स्टूडेंट्स ए तो हमारे पास एक्स साइड दैट एस बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल 0, उसका यूनियन बी के साथ और बी में सारे रियल नंबर। अब देखो स्टूडेंट्स यूनियन के आंसर में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में हों। तो अगर आप आइडेंटिफाई करें दोनों में, अब इसमें क्या है, पहले सेट में पॉजिटिव रियल नंबर हैं और 0 हैं, लेकिन दूसरे में सारे रियल नंबर। अगर मैं सारे लिख दूं तो उसमें ये खुद भी आ जाएगा, ये वाले भी आ जाएंगे। इसका मतलब है इस वाले का रियल नंबर आ जाएगा। अब हम राइट साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है कि बी यूनियन ए। तो पहले सेट हमारे पास बी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, उसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ जिसमें है एक्स एलिमेंट सच दैट वो वाले एक्स जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, एंड वो वाले एक्स जो या तो ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 0 के। देखिए स्टूडेंट्स फिर हमने यूनियन लेना है तो बड़ा सेट आप लिख देंगे, वो आर ही आ जाएगा। आर लिखोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही आ गए हैं, इसमें पॉजिटिव भी हैं और 0 वाले भी और नेगेटिव भी हैं। सो आप कह सकते हो दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, एंड पे आपने रिजल्ट लिख देना है।
तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे जिसमें है ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास सेट है एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल 0 और बी सेट हमारे पास रैशनल और रियल नंबर का। देखो स्टूडेंट्स अब इसमें हम वो एलिमेंट लिखेंगे कि जो कॉमन आएंगे। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे समझा सकूं, अगर ये आपके 0 है, यहाँ सारे प्लस के नंबर आएंगे और इस साइड सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। अब इंटरसेक्शन में हमने लेने कॉमन, तो पहले सेट में देखें सिर्फ क्या है 0 या पॉजिटिव, यानी इसमें ये 0 या पॉजिटिव नंबर है। दूसरे में ये सारे के सारे पड़े हैं, तो कॉमन तो वो जो 0 या पॉजिटिव होंगे। इसलिए हम छोटा सेट यहाँ इसके आंसर में लिखेंगे, वो है x सच दैट x बिलोंग टू R एंड वो जो x होंगे या ग्रेटर होंगे या इक्वल 0 होंगे। तो स्टूडेंट्स इनके इंटरसेक्शन में छोटा सेट हमेशा लिखा जाता है, ये दोनों में है क्योंकि उसमें तो सारे नंबर थे पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे भी b इंटरसेक्शन ए राइट साइड है, तो b में रियल नंबर लिखा और इंटरसेक्शन डाल के a साइड लिखा। इसमें भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये छोटे वाला सेट x साइड दैट x बिलोंग टू R एंड वो जो x होंगे या ग्रेटर होंगे या इक्वल 0 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों साइडें इक्वल हैं तो एंड पे आप रिजल्ट लिख सकते हो। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ देखते हैं। लेट u इज इक्वल टू, ये एक सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और ए सेट है ए बी सी डी जी एच और बी सेट है सी डी ई एफ जे। वो कहता है दो काम हमने करने हैं इस क्वेश्चन में, एक तो वेरीफाई करने हैं डी मॉर्गन लॉज और दूसरा वेन डायग्राम भी उनके लिए ड्रा करनी है। देखिए स्टूडेंट्स हमने दो काम करने हैं। अब सबसे पहले अगर डी मॉर्गन लॉज आपको याद ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे। तो डी मॉर्गन लॉ मैं आपको पीछे थ्योरी में जाके देखिए सारे बता के आया हूँ, जो दोनों होते हैं हमारे पास। तो इधर भी मैं बता देता हूँ दोबारा। स्टूडेंट्स पहला डी मॉर्गन लॉ होता है हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब दूसरी साइड में बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट भी लिख लेना है और बी कम्प्लीमेंट भी लिख लेना है। ये जो यूनियन का साइन है इसको उल्टा कर दें, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दें, तो ये स्टूडेंट्स पहला लॉ बन जाता है। अब इसको हमने अगर वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखो स्टूडेंट्स हमने सीखा अगर किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट लेना है, जैसे ए सेट है इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो तो u माइनस ए करवा दो। अगर b का कम्प्लीमेंट लेना आपने तो u माइनस बी करवा दो, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस करवा दो। इसी तरह हमने कम्प्लीमेंट लेना है a यूनियन b का, फिर क्या करेंगे कि u में से a यूनियन b को माइनस करवा देंगे। इसलिए आपकी ये थोड़ी सी बेस बना रहा हूँ। अब अगर a यूनियन b होगा तो फिर ही आप u में से माइनस करवाओगे ना, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे a यूनियन b निकाल के रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम a यूनियन b निकालते हैं। a यूनियन b मैंने लिखा, a सेट था हमारे पास a b c d g h और देन यूनियन, फिर b सेट था c d e f j, वो मैंने लिख लिया। अब यूनियन में आपको भी पता है हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन ही सॉरी दोनों के आ जाते हैं। तो हम a भी लिख देंगे, हम b भी लिख देंगे, c भी लिख देंगे, हम d भी लिख देंगे। d के बाद इधर e है तो वो लिख देंगे सीक्वेंस के साथ। e के बाद f आता है तो इसमें है, f के बाद आता है g तो वो है, और फिर आता है h और फिर आता है i नहीं है तो j इसमें है, वो j लिख दोगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों का यूनियन लेना आपने सीख लिया। अब स्टूडेंट्स उसने बोला था वेन डायग्राम, वैसे ये कुछ लोग जो वेन डायग्राम हैं वो एंड पे करवाते हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि हम जो स्टेप इधर करेंगे उसी स्टेप का सामने वेन डायग्राम बना लेंगे। आए अब आपका अगर ये पेज सामने जगह नहीं है तो आप नीचे ही इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका इधर राइट साइड पे वेन डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, मैं इधर आपको थोड़ा सा समझा लूँ। ये पहले एक रेक्टेंगल जो होती है वेन डायग्राम में वो रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, ये तो आपको आइडिया होगा, मैंने बताया था कि ये यूनिवर्सल सेट यू होता है। अब ए और बी को हम इस तरह इसमें लहदा सेट लिखें, सर्कल बनाएं या फिर मर्ज करें आपस में, तो वो हम इसको देखते हैं क्या ये ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट है। तो देखें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। अगर ए और बी में देखें तो ये एक सी एलिमेंट इधर भी आपको नज़र आ रहा है, एक सी एलिमेंट इधर भी नज़र आ रहा है, इस तरह डी भी है। तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, जब कॉमन हो तो वो होते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग में हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन एरिया रखते हैं दोनों सेट्स के दरमियान रेक्टेंगल के अंदर, तो इसलिए हम क्या करेंगे कॉमन एरिया रख। तो ये मैंने स्टूडेंट्स वेन डायग्राम ड्रा कर लिया।
अब हम करेंगे क्या, ए यूनियन बी फाइंड कैसे करेंगे। आपने पता ही क्या करना है, वेन डायग्राम के नीचे लिखना है कि स्टेप में आप क्या कर रहे हो। हम स्टूडेंट्स ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। अब ए यूनियन बी का मतलब है कि हम ए सेट को भी शेड करेंगे और बी सेट को भी शेड करेंगे। अच्छा ये सुन लीजिए, पेपर पैटर्न में आप पेपर में क्या करेंगे, आप पेन से करेंगे क्योंकि लेड पेन से वहाँ पे अलाउ नहीं होती। आप इस तरह ये वर्टिकल लाइन लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। आपको मैं ये लाइन लगा देता हूँ, लेकिन बाद में मैंने तो फिल ही करना है क्योंकि इस तरह मुझे टाइम लगेगा और वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आपने स्किप करते जाना है, ठीक है। ए भी हम फिल कर देंगे, यूनियन का मतलब दोनों है ना, हम ए भी फिल कर देते हैं और बी। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह इसको शेड करेंगे, यानी इस तरह वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक अच्छा व्यू दे रहा है। इस तरह आपने क्या करना है, पेन के साथ और स्केल के साथ सीधी लाइनें लगा देनी है। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, जब सेट लिखते हैं इस तरह, उसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स लिखते हैं। लेकिन इधर आप एलिमेंट्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी लेंगे तो ठीक है, वरना इस तरह भी ठीक है। हम ए वाले को सेट को भी और बी वाले सेट को, दोनों को, यूनियन को मतलब दोनों इकट्ठों को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये था हमारे पास पहला स्टेप। अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब ए यूनियन बी आ गया है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास है, मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, इक्वल के बिल्कुल आपने नीचे इक्वल लगाना है। अब कंप्लीमेंट फाइंड करने का मतलब है यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस करवा देना है हमने किसको, जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना हो। तो हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है ए यूनियन बी, सही है। इसका कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है तो वो यू में से माइनस करवा दो। अब यू में ए बी सी ये सारी है, मैं आपको फिर दिखा दूँ। यू में क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स यू जो सेट था उसमें ए बी सी डी एफ जी एच आई जे माइनस ए यूनियन बी, अब हमने ये पीछे ही हमने फाइंड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है, बाकी जे तक सब कुछ है, तो वही मैंने किया, आई नहीं लिखा। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस लेते कैसे हैं, माइनस करते कैसे हैं, तो ये समझ लीजिएगा। हम पता ही क्या करते हैं, पहले सेट में से जो जो एलिमेंट्स आते जाएंगे दूसरे के, वो बाहर निकालते जाएंगे। इसका मतलब है ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सी डी ई एफ जी एच जे ये सारे कट जाएंगे। तो पहले सेट में फिर क्या, तो फिर स्टूडेंट्स एक आई ही ऐसा एलिमेंट है जो माइनस नहीं हुआ, नहीं निकला, जो दूसरे में नहीं है। इसलिए इस सेट का जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो क्या आ जाएगा, सिर्फ आई एक एलिमेंट, ठीक है। अब एक साइड कंप्लीट हो गई है, इसको देख लीजिए। अब इसी को हमने बनाना है डायग्राम। तो स्टूडेंट्स ये वेन डायग्राम आ गया हमारे पास। रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रही है, ए और बी ओवरलैपिंग सेट थे इसलिए इस तरह ज्वाइंट हमने लिखा। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट का फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ से फिर समझ लीजिए, यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी। ये देखिए, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है ये सारी की सारी ये रेक्टेंगल है। अब इसमें निकाल दें, माइनस कर दें ए और बी के यूनियन को। आइए मैं आपको यूनियन दिखाता हूँ स्टूडेंट। यूनियन का मतलब ये ए और बी पूरे सेट। अब ये माइनस कर देने, नहीं शेड करने, निकाल देने हैं ये दोनों, बाकी जो रह जाएंगे उसको कर देना है शेड। आप क्या करेंगे, आप उसी तरह पेन के साथ इस तरह लाइनें लगाएंगे, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह यूँ शेड कर देता हूँ, सही है। मैं इसमें ये कलर फिल कर रहा हूँ, आप इसको पेन के साथ इस तरह लाइनें लगाएं, बस ए और बी के सेट के अंदर नहीं जाने चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने शेड कर दिया, यहाँ आप देख भी रहे होंगे हमने ए और बी को माइनस कर दिया पूरी रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट यू में से। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो वहाँ हमने क्या करना है, पहले दोनों कॉम्प्लीमेंट निकाल। आओ मैं आपको समझा के आता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये डी मॉर्गन लॉ हमारे पास लिखा हुआ है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो एंड पे हम दोनों का कर लेंगे इंटरसेक्शन। तो आए पहले दोनों कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होगा यू माइनस ए। यू यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक इसमें एलिमेंट्स हैं, माइनस ए सेट में आपको फिर आपको दिखा दूँ, ये ए सेट देख लें, ए बी सी डी जी एच। तो यहाँ मैंने लिखा है ए बी सी डी जी एच। अब माइनस करने का ये तरीका है, मैंने अभी आपको बताया है, पहले सेट में जो दूसरे के एलिमेंट पड़े हैं उनको निकाल दो। चलो जी, ए इधर था निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, ओके। ए बी सी डी निकल गया, ई
नहीं निकला तो ये आंसर में आएगा, एफ आएगा, जी चला गया, एच चला गया तो आई भी आएगा, जे भी आएगा। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आंसर में आएंगे, बाकी सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए हैं, माइनस हो गए हैं। ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, आई आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरे में सेट में नहीं थे, बाकी सारे माइनस हो गए हैं तो ये सारे आ जाएंगे। ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम बी कम्प्लीमेंट देखते हैं। बी स्टूडेंट्स, जो बी कम्प्लीमेंट होता है ना, ठीक है, अब इसका डायग्राम इधर अलग से मैं बनाता हूँ, लेकिन अभी ये कम्प्लीमेंट निकाल के दोनों का फिर मैं बना देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बी कम्प्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस बी, पहले यू ए बी सी डी एफ जी एच, आगे सारे आई जे तक थे। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखिएगा कि ए आएगा क्योंकि नहीं निकला, बी आएगा, सी देखो इधर भी निकल गया, डी निकल गया, सी डी ई भी निकल गया, एफ नहीं निकला, जी निकल गया, एच नहीं निकला, आई नहीं निकला, जे फिर निकल गया। अभी जो मैंने हाईलाइट किए हैं इसके आंसर में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए बी एफ एच आई, क्योंकि जो दूसरे के एलिमेंट्स हैं वो पहले में निकाल के जो पहले में रह जाएंगे, सी निकल गया, डी निकल गया, ई निकल गया, ओके, जी निकल गया। एक मिनट ये मैं वेरीफाई कर लूँ, जी है या एफ है। वापस आए सेट बी पे, सेट बी में है सी डी ई एफ जे है स्टूडेंट्स, सी डी ई एफ जे। एक मिनट, ये मेरा राइटिंग स्टाइल ही कुछ इस तरह है, एफ जे एफ। अब इसका मतलब है, तो अब स्टूडेंट्स करेक्शन हो गई है। अब दोबारा फिर देखिएगा, देखें ये सी निकल गया, ठीक है, ये देखें सी निकल गया, डी निकल गया, ई निकल गया, एफ निकल गया और जे निकल गया। बाकी जो रह गए हैं वो हम लिख देंगे इसके आंसर में। तो स्टूडेंट्स ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी आ गया और एच आई। तो ये स्टूडेंट्स बी कम्प्लीमेंट है। अब इनके दोनों के डायग्राम भी हम फिर बना लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, या तो उसके सामने या नीचे उसका डायग्राम फ़ौरन बना देना है। फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसके सामने या नीचे इसका डायग्राम बना देना है। तो यहाँ मैंने डायग्राम इसके लिख लिए हैं। अब इसको फिल कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला डायग्राम है ए कम्प्लीमेंट डायग्राम, ए कम्प्लीमेंट का। अब ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला आपके सामने, यूनिवर्सल पूरी रिक्टेंगल है, उसमें ए को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दो, सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह आप शेड कर लेंगे। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल यू रिक्टेंगल पूरी में से सिर्फ ए को आपने स्किप करना है। और नीचे हमने डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना है बी कम्प्लीमेंट का। मैं इधर लिख भी देता हूँ बी कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट का फार्मूला ये देखो, पूरी यूनिवर्सल सेट में यानी पूरी रिक्टेंगल में आप क्या करेंगे, सिर्फ बी को निकाल के बाकी सारा शेड कर दोगे। सिर्फ आप बी नहीं शेड करोगे, आप अपने वो लाइनें ही लगाएंगे, सही है। वो मेरे लिए थोड़ा सा इधर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मैं लाइंस नहीं लगा रहा, आपने लगानी है वो वाली लाइंस। आप बी को नहीं शेड करोगे, बाकी सारा शेड कर दोगे। इस तरह आप लाइन लगाते जाओगे, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस, सही है। तो आप इस तरह लाइन लगाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये कलर फिल कर रहा हूँ। आप कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर बोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी तो हमने देखना है ना, सही है। इसलिए आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल। अब हमने बी को फिल नहीं करना क्योंकि यू माइनस बी है, पूरी रिक्टेंगल यूनिवर्सल सेट में से बी को हमने निकाल के बाकी सारा शेड कर देना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, बी के कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम आ जाएगा। और अब एक फाइनल लास्ट स्टेप है हमारा। देखो लेफ़्ट साइड हमारे पास, राइट साइड क्या थी, अब वो राइट साइड बनाने लगे हैं। आए देखते हैं, क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट आ गए हैं इसलिए मैंने राइट साइड लिखी है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हम ए कम्प्लीमेंट का आंसर लेके आते हैं और बी कम्प्लीमेंट का इधर आगे लिख दें। तो स्टूडेंट्स, ए कम्प्लीमेंट ये देख लीजिए, ए कम्प्लीमेंट में आया था ई एफ आई जे, तो यहाँ भी मैंने लिखा ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। और देन इंटरसेक्शन। अब बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी देख लें, उसमें था
ABGHI, ABGHI। आप स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में देखते हैं हम कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन आप देखेंगे एक आई इधर है, एक आई इधर है, बाकी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसलिए जब फाइनल हम इंटरसेक्शन इनका लेंगे वहाँ पे आई एलिमेंट्स आ जाएगा। सो आप देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर देखें आई था, और लेफ्ट हैंड साइड का सॉरी, और राइट हैंड साइड का भी आई है। सो यहाँ से ये बात तो आप लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कैलकुलेशन हमारी शो कर रही है कि दोनों साइडों के आंसर सही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम डायग्राम भी दोनों को सेम बनाएंगे। जो डायग्राम लेफ्ट साइड का बना था वही राइट का होना चाहिए, आए भी इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरह डायग्राम के नीचे आप लिख देंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट में जो कॉमन एरिया होगा वही हम शेड करेंगे। आए फिर ए कम्प्लीमेंट का पहले आंसर देखो, ये पहला ए कम्प्लीमेंट का है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें ए वाले को हमने नहीं शेड किया, इसमें बी वाले को नहीं शेड किया, इसका मतलब ये दोनों कॉमन नहीं हैं। बाकी हर बार बाहर वाले सारे शेड हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं, तो ये कॉमन नहीं बने। इसका मतलब है हम ए और बी को छोड़ के बाकी सारा जो है वो शेड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का आंसर। तो ये स्टूडेंट्स इसका डायग्राम, अब मैं आपको राइट साइड का डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए ये राइट साइड है, इसका भी डायग्राम ऐसा बना था, ये लेफ्ट साइड इसका भी ऐसा बना। हमने डायग्राम से ही नहीं बल्कि कैलकुलेशन से और डायग्राम से दोनों को शो करवाया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही बन रही हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरा है डी मॉर्गन लॉ, उसके लिए सारा कुछ ये करना है। अब आप कहेंगे सर ये क्या लॉन्ग में ही आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लॉन्ग में आता है तो बेरहमी होगा जो कह देगा सिर्फ इतना ही कि डी मॉर्गन लॉस को वेरीफाई करे, सेट्स दे देगा। अदरवाइज़ तो जो मैं आपको बताऊं, इस बार जो लॉन्ग में आया था वो रिव्यू में पड़ा है, आप ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें और यूनियन बी कम्प्लीमेंट, बस इतनी सी चीज़ आपने फाइंड करनी थी। ये लॉन्ग में है तो लॉन्ग इतना लेंथ ही नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने समझना है, ये चीज़ें सीख के आगे जाना है इंशाल्लाह। सेकंड डी मॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। आप क्या करेंगे, दोनों कम्प्लीमेंट पहले की तरह लिख लेंगे, और जो इंटरसेक्शन है इसका ऑपोजिट यूनियन होता है, यूनियन के साथ आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले की तरह हमें पहले ए यूनियन बी निकाला था, लेकिन अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ताकि बाद में कम्प्लीमेंट ले सकें। तो हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले, सही है। हमने ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालना है, तो मैं सेट्स लिखता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए सेट था ए बी सी डी जी एच, और इंटरसेक्शन वैसे ही, और बी में था सी डी ई एफ जे। अब इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में होंगे। आप देख सकते हो कि कॉमन एलिमेंट्स, एक ए उधर नहीं है, बी नहीं है, सी इधर भी पड़ा है, सी इधर भी पड़ा है, और डी इधर भी है, डी इधर भी है, जी उधर नहीं है, एच उधर नहीं है। तो यही जो एलिमेंट्स है चंद एक जो कॉमन है, यानी सी और डी। तो आप सी भी लिख लेंगे और आप डी भी लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब हम राइट साइड लेते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, राइट साइड तो बाद में लेंगे, पहले इसका डायग्राम भी शो करवा लें पहले की तरह। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो फिर आपको एक ही डायग्राम पे 2-3 चीज़ें रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो लाइंस कंफ्यूजिंग होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से, अगर आपके राइट साइड पे जगह नहीं है तो इसके नीचे बनाएंगे, और नीचे ही बनाना चाहिए। वही सेट्स हैं ए और बी, और ये ओवरलैपिंग है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या शो करवाना है, एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, लेकिन हम इधर क्या करेंगे, जो कॉमन एरिया होगा वो क्या कर देंगे, इस तरह शेड कर देंगे, तो वही इंटरसेक्शन के आंसर होंगे। ठीक है, यानी कॉमन एलिमेंट्स आते थे इधर दोनों है, ए और बी में जो कॉमन एरिया था, कॉमन पोर्शन था, वो हम शेड कर देंगे। आप छोटी छोटी इस तरह लाइनें लगा देंगे अपने पेन के साथ, ठीक है। तो इस तरह ये सिर्फ इसका इतना ही आंसर है, आपने नीचे बस लिख देना है कि ये किसका था, ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम है, सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब हम राइट साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास ये इंटरसेक्शन आ गया। सॉरी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये थी ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट जब हमने सोल्व करना हो तो यूनिवर्सल साइड यू में से माइनस करवा देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, सही है। अब यूनिवर्सल साइड जो हमारे पास था उसमें जो एलिमेंट्स थे वो ए से लेके ए बी सी डी ई एफ
GHIJ तक थे हमारे पास, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट था हमारे पास। अब उसमें से हमने माइनस करवा देना है ये इंटरसेक्शन CD को, यानी C और D को। अब C और D चले जाएंगे, बाकी सारे के सारे आंसर में आएंगे, तो वही मैं लिख लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स वो दो एलिमेंट निकाल के ये आ गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम जो है हमारे पास इस तरह आप बना लेंगे जल्दी से। मेरे पास ये बना हुआ है तो इसलिए मैं तो फ़ायदा उठाऊँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें ये लेफ़्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करनी है, जो कि हमारे पास है ए, दोबारा लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट, फार्मूला आपने देख लिया है कि A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से जो A इंटरसेक्शन B था, A और B का कॉमन एरिया था, वो माइनस कर देंगे। यानी ये जो कॉमन था अब ये निकाल के बाकी सारा कुछ आपने शेड कर देना है, सिर्फ अब कॉमन वाला नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ ही रहा होगा कि आपने बाकी सारा शेड कर देना है, बस कॉमन छोड़ देना है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी इसको वाइंड अप कर सकें। पहले ये ऑप्शन क्यों नहीं नजर आया था। एनीवे, कॉमन वाला छोड़ें, बाकी सारा क्या कर दें, इस तरह लाइन लगा दें, शेड कर दें। तो ये रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B होल के कम्प्लीमेंट को, सही है। सिर्फ कॉमन वाला आपने इस तरह छोड़ देना है और बाकी सारा शेड कर देना है। इस तरह ये शेड करते ही जाएंगे आप। तो ये स्टूडेंट्स एक साइड होगी हमारी क्लियर। अब हमने जाना है, इसका मतलब है ऐसा ही डायग्राम अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का लेके आना है, सही है। इस डायग्राम को देख लें, मैं आपको दोबारा भी वहाँ पे जाके शो करवाऊँगा। ऐसा डायग्राम हमने बना लेना है। ये इधर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है और हो गया, दोबारा कर लेते हैं। ऐसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, बस कॉमन एरिया निकाल देंगे, इंटरसेक्शन U में से निकाल देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का। अब जो राइट हैंड साइड है, मैं अगर आपको एक बार दिखा लूँ तो उसमें स्टूडेंट्स है राइट हैंड साइड में A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। अब पहले की तरह A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे एंड पे यूनियन, तो ऐसा इतना तो मैं अच्छा हूँ नहीं कि दोबारा करूँगा। वही सारा कुछ मैं ला के इधर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं समझा के आया हूँ। ये पेज था ना दोनों कम्प्लीमेंट का, इसको मैं करता हूँ कॉपी, वहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पे ला के। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट हम U माइनस A करके अभी मैंने समझाया है, बस वही मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। अब हमने एक्चुअली जाना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये दोनों सारा काम हमने कर लिया है। अब हमने जाना है इसकी राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड में क्या था स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में था RHS, राइट हैंड साइड में था हमने A का कम्प्लीमेंट लेना था और यूनियन कर देना था B के कम्प्लीमेंट को। अब A का कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया मैं आपको दिखा के लाता हूँ। A कम्प्लीमेंट का आंसर था AEFIJ। तो स्टूडेंट्स राइट साइड थी A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। A कम्प्लीमेंट का आंसर था AEFIJ और यूनियन कर देंगे ABGHI। देखिए स्टूडेंट, यूनियन जब भी करते हैं सारे एलिमेंट्स मिला देंगे सीक्वेंस के साथ। मैं पहले क्या करता हूँ, इस A को लिख देता हूँ, B को, अब CD दोनों में नहीं है, CD के बाद क्या आता है E F और G इधर से, H इधर से और I दोनों में एक बार लिख लेंगे और J, यानी C और D ही नहीं है, वही मैंने नहीं लिखे, बाकी सारे अरेंज करके इनको लिख लिया और रिपीट भी नहीं होने दिया। तो ये था इसका। अब देखें मैं आपको दिखा के लाता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में ABEFGHIJ, यानी C और D नहीं है, इसमें भी देखें C और D नहीं है। ये तो हमने प्रूव करवा लिया, लेकिन अब इसका रह गया है डायग्राम, वो बनाते हैं वेन डायग्राम। इसका स्टूडेंट्स वेन डायग्राम बड़ा इजी है। देखो हमने यूनियन यानी इकट्ठा इकट्ठा करना है, किसको, A के कम्प्लीमेंट को B के कम्प्लीमेंट को। A का कम्प्लीमेंट मैं आपको फिर दिखाऊँ तो वो था हमारे पास A को छोड़ के बाकी सारा। तो मैं पहले A कम्प्लीमेंट ही शेड कर लेता हूँ ना, यानी A को छोड़ के बाकी सारा, ठीक है, आप भी कर। तो ये था स्टूडेंट्स A का कम्प्लीमेंट। अब इसके में यूनियन कर देना है, मिला देना है B का कम्प्लीमेंट। B में क्या करेंगे, B का सारा सेट छोड़ देंगे। अगर मैं B का सारा छोड़ दूँ, उतना तो पहले शेड था, अब हम उसका तो ना कुछ कर सकते, तो बाकी सारा शेड कर देंगे फिर, यानी B सेट सारे को छोड़ के बाकी सारा हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। आपका कलर वही होगा, यानी आपको जस्ट ये A वाला इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। मैंने कलर एवं चेंज कर दिया, लेकिन कोई मसला नहीं, आपका तो कलर एक ही है ना।
यानी बी को छोड़ के, तो बी ये सारा सेट था, हम सारा को नहीं कर रहे, उतना तो ए कम्प्लीमेंट में कवर हो गया था। तो ओवरऑल क्या हुआ है, बस ये कॉमन पोर्शन रह गया है। आए अब आपको राइट साइड दिखा के लाऊं। राइट साइड थी इसकी, ओ लेफ्ट साइड सॉरी, ये देखिए ये तो कम्प्लीमेंट है ना, इसकी लेफ्ट साइड थी, ये देखें लेफ्ट साइड, उसमें भी सिर्फ कॉमन पोर्शन रह गया था और इसमें भी सिर्फ कॉमन पोर्शन रह गया है। हमने अपनी कैलकुलेशन से भी शो किया है, हमने दोनों के वेन डायग्राम से भी ये बात शो की है कि लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का डायग्राम भी सेम बने हैं और कैलकुलेशन भी सेम आई है किससे, राइट हैंड साइड से। तो हमने फाइनली ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन लंबा था लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ज़्यादा डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ़ यूनिवर्सल सेट पहले फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर हो, ए पहले 19 ऑड नंबर हो, तो फिर ये वाली चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है, प्रूव करवानी है। तो पहले मैं 1 की तरफ जाता हूँ। 1 में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो उसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है उसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड डायरेक्ट ना करें, आप पता ही क्या करें, पहले ये देखिए ए का कम्प्लीमेंट निकाल लें। कम्प्लीमेंट जब होगा तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। आए ए का कम्प्लीमेंट निकाल। अच्छा तो स्टूडेंट्स ए कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यू में से सारे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर है उसमें माइनस कर देंगे ए। अब ए को आप आइडेंटिफाई करिएगा, भला ये प्राइम नंबर है या ऑड नंबर, एक लम्हे के लिए सोचें फिर मैं आपको बताता हूँ। सोच लिया तो स्टूडेंट्स ये है ऑड नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है ऐसे नंबर जिसके दो डिवाइज़र हों डिस्टिंक्ट, एक 1 और एक वो खुद। अब 1 के दो डिवाइज़र नहीं है, एक ही है, इसलिए ये 1 से स्टार्ट ले रहे तो ये ऑड नंबर हुए। अब पूरे ये नेचुरल नंबर में ऑड और माइनस करते जाओगे, निकालते जाओगे तो बाकी इवन इवन स्टूडेंट सारे रह जाएंगे। 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, इस तरह 8, 10, 12, 14, 16, 18 और एंड पे 20 तक ये नंबर जो हैं इवन पहले सेट में रह जाएंगे, ऑड सारे माइनस हो जाएंगे। अब हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि कम्प्लीमेंट आ गया हुआ। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए सेट ये सारा मैंने वैसे लिख लिया, सेट ऑफ ऑड नंबर्स 19 तक, और यूनियन ए कम्प्लीमेंट का आंसर आपके ये सामने पड़ा हुआ है। अब हमने यूनियन करना है तो यूनियन दोनों को मिला के, अब समझिएगा इसका बिहेवियर, ये सारे के सारे ऑड हैं, ये सारे के सारे इवन, इसका मतलब पहले सारे के सारे 20 आ जाएंगे, 1 2 3 4 आगे ये सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं और 20 तक आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड को हम देख लेते हैं, इधर आप बीच में बेशक इस तरह एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो राइट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड वो हमारे पास थी यू, और यू सेट क्या है वो हम वैसे लिख लेते हैं। तो यू सेट है पहले 20 नेचुरल नंबर, यानी 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और सारे नंबर आते ही जाएंगे कहाँ तक, 20 तक। तो ये स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, ए का इंटरसेक्शन यू के साथ हमने लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, डायरेक्ट करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट, ए सारा सेट लिखा, इंटरसेक्शन डाला, यूनिवर्सल सेट लिखा। अब इसमें स्टूडेंट्स आते हैं कॉमन एलिमेंट्स। अब दूसरे में देखेंगे उसमें तो सारे ही हैं लेकिन कॉमन आता जाएगा 1 3 5, उनमें से 1 3 5 आगे पड़े होंगे ना, यानी ऑड नंबर सारे क्या हो जाएंगे, वो कॉमन हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो 1 3 5 और इस तरह सारे ऑड नंबर आते जाएंगे 19 तक। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट साइड को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। राइट साइड जो इसमें है, आइए मैं आपको क्वेश्चन पे दिखा के लाता हूँ, वो ए है। तो ए हम इधर लिख लेते हैं, वो ए है। और ए का सेट क्या था, तो वो स्टूडेंट्स यही था 1 3 5, यानी सारे ऑड नंबर कहाँ तक, 19 तक। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने सोल्व कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बड़ा इजी है। सो आप एंड पे कंक्लूड कर सकते हो। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड लास्ट पार्ट था, हमने ये भी प्रूव करवा दिया। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स ए कम्प्लीमेंट मैंने लिखा हुआ, मैंने वही यूज़ करना है, अभी मैंने करवाया था, तो मैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, आए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड
साइड मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। आपने ए कम्प्लीमेंट ये पार्ट अलग से आना है, आपने निकाल के रख लेना है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि स्टेटमेंट यही है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब मैं पहले लिखता हूँ ए कम्प्लीमेंट ए की वैल्यू। स्टूडेंट्स ए जो हमारे पास था वो था 1 3 5 और इस तरह 19 तक सारे के सारे ऑड नंबर्स। सही है, उम्मीद करता हूँ ये ए का आपको समझ आ गया होगा। इंटरसेक्शन, अब ए का कम्प्लीमेंट देखो स्टूडेंट्स, ए का कम्प्लीमेंट यहाँ मैंने निकाला था। इसमें देख लेते हैं ए का कम्प्लीमेंट, ये देखिए यू माइनस ए करके इसमें आए हैं 2 4 6 यानी सारे इवन नंबर्स 2 4 6 और अप टू 20। देखिए स्टूडेंट्स अब हमने लेना है इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, ये सारी ऑड फैमिली है, ये सारी इवन फैमिली है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी आंसर आ जाएगा। अब हम राइट साइड को देखते हैं कि हमारी राइट साइड क्या थी। अच्छा, एम्प्टी उसने दूसरी तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरह 5 से उसने ये 5 से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये एम्प्टी सेट को। और उसकी राइट जो हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो भी स्टूडेंट्स 5 थी। हमने लेफ्ट साइड को सोल्व किया, आंसर 5 आया, एम्प्टी सेट आया। राइट हैंड साइड को सोल्व किया, आंसर एम्प्टी सेट आया। तो हम एंड पे कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप देखें रात के 2:30 बज रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट लाजमी करें। आपका कमेंट जो होता है ना, ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम आगे भी जो लेक्चर अपलोड करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।